दोस्तों, भारत संस्कृति का और रंगों का देश माना जाता है। इस दुनिया में कितनी सभ्यता आई और चली गई, लेकिन भारत जिसकी परंपरा इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। चलो जानते हैं भारत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1, पुरातत्व प्रमाण बताते हैं कि भारत का शहर वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन बसाए गए शहरों में से एक है, जो आज भी अपने वजूद में है, जिसे बनारस कहा जाता है और ऋग्वेद में इसे काशी कहा गया है। वैसे बनारस को कम से कम 3000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार 5000 साल पहले भगवान शिव ने इसकी स्थापना की थी। और आपको जानकारी हैरानी होगी कि जब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध काशी आए थे, उस वक्त भी इसे एक ऐतिहासिक शहर कहा जाता था। हिंदू धर्म के साथ पवित्र स्थानों में से काशी को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ तक कि जैन और बौद्ध धर्म में भी काशी एक पवित्र स्थान है। नंबर 2, तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसको ईसा से 700 साल पहले प्राचीन भारत के तक्षशिला शहर में स्थापित किया गया था। आजकल ये जगह पाकिस्तान में मौजूद है। तक्षशिला में विश्व भर से 10,000 से भी ज़्यादा छात्र पढ़ा करते थे। साइंस, मैथ्स, मेडिसिन, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, रिलीजन जैसे 60 से भी ज़्यादा विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। अलग अलग विषयों के शिक्षकों ने अपने आश्रम यहाँ बनाए रखे थे। हमारे सबसे मशहूर इकोनॉमिक्स और फिलोसोफर विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिला में आचार्य थे। चाइनीज ट्रैवल फाहियान 5वीं सदी की शुरुआत में तक्षशिला आए थे, तो उन्होंने तक्षशिला को भी विजिट किया था। अपने लेख में उन्होंने तक्षशिला के बारे में भी लिखा है। 7th सेंचुरी BC तो 5th सेंचुरी BC AD तक यह विश्वविद्यालय अच्छी तरह से फला फूला और 6ठी सदी आते आते विदेशी हमलावर ने इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया। नंबर 3, शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दूसरे देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी। नालंदा तक्षशिला से भी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी थी। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, पारस और तुर्की जैसे देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम मुश्किल होता था। कुछ चुनिंदा प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। नालंदा के बारे में आज हमें जो ज़्यादा जानकारी मिलती है वो फेमस चाइनीज़ ट्रैवल हेनसांग और इस सिंह की राइटिंग से मिलती है, जो 7वीं सदी में यहाँ आए थे। हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के 2 साल नालंदा में बिताए थे। शुरुआत में वो यहाँ छात्र की तरह रहे, फिर बाद में उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी। हेनसांग लिखते हैं कि जब वो नालंदा आए थे तो वहाँ 10,000 स्टूडेंट थे और 1510 आचार्य थे। ये अनुमान लगाया जाता है कि एक समय में हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट नालंदा के हेड थे। नालंदा में हजारों छात्र और शिक्षकों के लिए एक विशाल लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें थी। 12वीं सदी के अंत में तुर्की हमलावर बख्तियार खिलजी ने नालंदा को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर दिया। किसी ज़माने में नालंदा एक भव्य यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आजकल उसके बस खंडर ही शेष बचे हैं। नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत का इतिहास शुरू हुआ माना जाता है। ये दुनिया की 3 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थे। मेसोपोटामिया, एशियन इजिप्ट और सिंधु घाटी सभ्यता। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता उस समय बहुत ही एडवांस थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ऐसा माना जाता है कि 3003 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक ये अस्तित्व में थी, लेकिन नई खोज ये बताते हैं कि ये सभ्यता 8000 साल पुरानी हो सकती है। 920 तक हमें इस सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 1920 में जब इंडिया के पुरातात्विक डिपार्टमेंट ने हड़प्पा में खुदाई की, वहाँ से इस सभ्यता की 2 पूर्व शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष मिले थे। इसके बाद ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों जगह पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी तक बहुत ही कम जानकारी हमें मिल पाई है। नंबर 5, जीरो का आविष्कार भारत में हुआ था। 2 महान
भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्ता और आर्यभट्ट को जीरो के आविष्कार का क्रेडिट दिया जाता है, जिनको आज दुनिया अरबिक न्यूमरल्स कहती है। इनका आविष्कार अरब में नहीं हुआ था, बल्कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में इनका आविष्कार भारतीय गणितज्ञ ने किया था। अरब और भारत के लोग इसको हिंदू न्यूमरल्स कहते थे। अल किंदी जो कि अरब के गणितज्ञ थे और अल खरजमी जो कि पारस के गणितज्ञ थे, इन दोनों के लिखों के लेख जरिए ही हिंदू न्यूमरल सिस्टम यूरोप तक जा पहुंचा था। आइंस्टाइन लिखते हैं, हम भारतीय के बेहद ऋणी है जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं किया जा सकती थी। नंबर 6, सर्जरी कितनी मुश्किल होती है, और अगर आप ऐसे ज़माने में हो जब डॉक्टर चाकू का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज से 2600 साल पहले भारतीय इतिहास के एक चिकित्सक महर्षि सुश्रुत बेहद जटिल सर्जरी किया करते थे, जैसे कि गुर्दे की पथरी, प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर, कृत्रिम अंग, मोतिया बिंदु आदि। सुश्रुत को पहला व्यक्ति माना जाता है कि जिसे इंसानों पर सबसे पहले मेडिकल सर्जरी की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा पर एक संस्कृत ग्रंथ भी लिखा था, जिसे सुश्रुत संहिता कहा जाता है। सुश्रुत संहिता को चिकित्सा पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण उत्तरजीविका सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे आयुर्वेद का फाउंडेशन टेक्स्ट भी माना जाता है। सुश्रुत संहिता में 130 चैप्टर है, जिसमें जिक्र मिलता है कि 1120 बीमारियों का और 700 औषधीय पौधों का और 57 पशु स्रोत के बारे में अध्ययन है, 64 खजीनों स्रोत के बारे में अध्ययन, और इसके अलावा बहुत से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी बताए गए हैं। 8वीं सदी में सुश्रुत के इस महान ग्रंथों को किताब शाहशुन अल हिंदी को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। एक और भारतीय महान चिकित्सक थे जिनका नाम था महर्षि चरक। महर्षि चरक जो सुश्रुत के बाद और ईशा के 200 साल पहले हुए थे। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। चरक को पहले चिकित्सक माना जाता है जिन्होंने पाचन, उपाचय और पोषण संबंधी विकार और रोग प्रतिरोधक क्षमता को सामने रखा। महर्षि चरक चरक संहिता ग्रंथ को आयुर्वेद के विश्वकोश माना जाता है। नंबर 7, अगर भारत के इतिहास में झांके तो बहुत ही वैभवशाली नजर आता है। ब्रिटिश राज्य से पहले भारत विश्व के अमीर देशों में शुमार हुआ करता था, या फिर सबसे अमीर देश। यूं ही नहीं, यह देश विश्व भर में सोने की चिड़िया कहलाता था। अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस देश के बड़े पैमाने पर धन होने से ही इतने आक्रमणकारी यहाँ पर आए। और हैरानी की बात यह है कि इस देश को खोजने की चाहत ने अमेरिका की खोज करवा दी। कोलंबस जो भारत के लिए निकला था और गलती से अमेरिका पहुँच गया, और कोलंबस के महज कुछ साल बाद ही वास्को डी गामा भारत की ज़मीन पर कदम रखने वाला पहला यूरोपियन बना। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है, हमें कमेंट कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।